नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। हम एक बड़े दिलचस्प मोड़ पर बात करने वाले हैं, जहां सदियों पुरानी मान्यताएं और आज का मॉडर्न फाइनेंस वो आमने सामने आते हैं। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी यानी वित्तीय ज्योतिष की। क्या सितारों और ग्रहों की चाल में शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का कोई राज छिपा हो सकता है? नमस्कार। हाँ, ये सवाल बहुतों के मन में आता है और देखिए हमारे पास जो जानकारी है वो काफी मिली-जुली है। मतलब वित्तीय ज्योतिष पर हुए अलग-अलग विश्लेषण हैं, कुछ एकेडमिक रिसर्च पेपर्स हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं और मार्केट स्टडीज भी। अच्छा। तो इसमें हमें दोनों तरह की बातें मिलती हैं। कुछ स्टडीज हैं जो कहती हैं कि हाँ, शायद कोई कनेक्शन है, और वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक तौर पर इसकी काफी आलोचना भी होती है। बिल्कुल, और यही हमारा इरादा है आज, इस थोड़े कॉम्प्लेक्स जटिल विषय की गहराई में उतरना। हम इसका इतिहास देखेंगे, ये काम कैसे करता है, इसके पीछे के सिद्धांत क्या हैं, हाँ, विज्ञान इसे किस नज़र से देखता है और आज के बाजार पर असल में इसका क्या असर दिखता है। इन सब पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो सुन रहे हैं वो अपनी एक समझ बना सकें। सही है। और एक मज़ेदार बात बताऊं, शायद यकीन ना हो, पर दुनिया भर में लोग वित्तीय ज्योतिष की सलाह और सर्विसेज पर अरबों डॉलर खर्च करते हैं। अरबों डॉलर, सच में? हाँ, और सिर्फ आम लोग ही नहीं। इतिहास में अगर देखें तो जेपी मॉर्गन जैसे बड़े फाइनेंसर भी कहा जाता है कि बाजार के अहम फैसले लेने से पहले ज्योतिषियों से सलाह लेते थे। हाँ, ये किस्सा मैंने भी सुना है, जेपी मॉर्गन का। तो चलिए फिर खोलते हैं इस रहस्य की परतें। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चीज़ आई कहाँ से, मतलब इसकी जड़ें कहाँ हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें तो बहुत बहुत गहरी हैं। हम बेबीलोन, मिस्र, ग्रीस जैसी पुरानी सभ्यताओं की बात कर सकते हैं। वहाँ लोग आसमान की घटनाओं को देखकर, मतलब ग्रहों तारों की चाल देखकर खेती-बाड़ी और व्यापार के बारे में अनुमान लगाते थे। अच्छा, मतलब तब से चला आ रहा है ये। हाँ, उनका एक मूल सिद्धांत था, जैसा ऊपर वैसा नीचे, एज अबव सो बिलो। मतलब जो कुछ ब्रह्मांड में हो रहा है उसका असर यहाँ धरती पर इंसानी मामलों पर पड़ता है। दिलचस्प। और अगर हम आज के दौर की बात करें, मॉडर्न फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की, तो इसमें किसका नाम आता है? आधुनिक वित्तीय ज्योतिष में एक नाम जो बार बार आता है वो है W.D. गैन। 1878 से 1955 तक थे वो। एक बहुत ही कह सकते हैं रहस्यमयी और मशहूर ट्रेडर थे। हाँ, ज्ञान का नाम तो सुना है। उनके बारे में काफ़ी कहानियां हैं। कहते हैं 92% सटीकता थी उनकी ट्रेडिंग में। हाँ, देखिए ये 92% वाला आंकड़ा थोड़ा विवादित है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर भी बताया जाता है। लेकिन ये सच है कि वो बहुत सफल ट्रेडर थे और उन्होंने मार्केट एनालिसिस के लिए अपने कुछ अनोखे तरीके विकसित किए थे। कैसे तरीके? उन्होंने गणित, ज्यामिति और ज्योतिष, इन तीनों को मिलाया। उन्होंने टाइम और प्राइस एनालिसिस के लिए टेक्निक्स बनाई, जैसे उनका स्क्वायर ऑफ 9 चार्ट बहुत फेमस है, या फिर खास जियोमेट्रिक एंगल्स का इस्तेमाल करना, ग्रहों के साइकिल्स मतलब चक्रों का विश्लेषण करना। अच्छा, स्क्वायर ऑफ 9, ज्योमेट्रिक एंगल्स, ये सब उन्होंने ही शुरू किया। हाँ, इन सब को मार्केट टाइमिंग के लिए इस्तेमाल करने का श्रेय काफी हद तक उन्हें जाता है। उनका मकसद था मार्केट में कब बड़ा मोड़ आ सकता है, कब ट्रेंड बदल सकता है, इसका पहले से अंदाजा लगाना। और आज भी लोग उनके काम को फॉलो करते हैं? बिल्कुल, आज भी बहुत से ट्रेडर्स और एनालिस्ट उनके लिखे हुए को पढ़ते हैं, उनकी टेक्निक्स को समझने और लागू करने की कोशिश करते हैं। वो एक तरह से कल्ट फिगर जैसे हैं फाइनेंस की दुनिया में। और वो जेपी मॉर्गन वाली बात, वो किससे सलाह लेते थे? हाँ, वो इवेंजेलिन एडम्स नाम की एक ज्योतिषी थी, उनसे सलाह लेते थे, ऐसा कहा जाता है। और सिर्फ मॉर्गन ही नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट और कई बड़े फाइनेंशियल हाउसेस भी एडम्स के क्लाइंट्स में शामिल थे उस जमाने में। कमाल है। उनसे जुड़ा एक मशहूर किस्सा भी है। 1914 में न्यूयॉर्क में क्या हुआ कि ज्योतिष के खिलाफ एक कानून था, तो एडम्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कोर्ट में जज के सामने अपनी कैलकुलेशंस पेश की। उन्होंने दिखाया कि ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि एक तरह की गणितीय प्रक्रिया है। और जज इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने एडम्स को बरी कर दिया। वाह, ये तो सच में दिलचस्प कहानी है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं मुद्दे पर। आखिर ये काम कैसे करता है, मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या देते हैं लोग? देखिए, जो मूल मान्यता है वो ये है कि जैसे चांद समुद्र में ज्वार भाटा लाता है ना, हाँ, उसी तरह ग्रहों के जो बदलती हुई पोजीशंस हैं, उनके जो आपसी एंगल्स बनते हैं, वो कहीं ना कहीं इंसानी मनोविज्ञान, मतलब हमारी सोच, हमारे मूड्स और खासकर मास साइकोलॉजी यानी सामूहिक भावना पर असर डालते हैं।
सामूहिक भावना, मतलब मार्केट सेंटिमेंट। बिल्कुल, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो काफी हद तक डर और लालच यानी निवेशकों के सेंटिमेंट से ही चलता है। तो अगर ग्रहों की चाल सेंटिमेंट को बदल सकती है, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली मार्केट के ट्रेंड्स को भी प्रभावित कर सकती है। ये है बेसिक आइडिया। तो इसमें कौन से ग्रह ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं? किन पर ज्यादा फोकस रहता है? कुछ खास ग्रहों और उनके साइकिल्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे बृहस्पति, जुपिटर। इसका साइकिल करीब 12 साल का होता है। हाँ। इसे आमतौर पर विस्तार, ग्रोथ, आशावाद और बुल मार्केट मतलब बाजार में तेजी से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि जब जुपिटर अच्छी स्थिति में होता है तो इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लोग ज्यादा निवेश करते हैं। अच्छा, और शनि, सैटर्न, उसका साइकिल तो काफी लंबा होता है, करीब 29 साल। हाँ, शनि का साइकिल लंबा है। उसे अक्सर अनुशासन, सीमाएं, थोड़ा संकुचन मतलब कंट्रैक्शन और मार्केट में करेक्शन या फिर बेयर मार्केट यानी मंदी से जोड़ा जाता है। मतलब थोड़ा सीरियस या स्लो डाउन वाला असर। हाँ, कुछ वैसा ही। शनि का प्रभाव थोड़ी गंभीरता लाता है, सावधानी बरतने का संकेत देता है, कभी-कभी रेगुलेटरी सख्ती भी देखने को मिल सकती है। फिर आते हैं राहु और केतु, जिन्हें ज्योतिष में चंद्र नोड्स कहते हैं। ये ग्रह तो नहीं है शायद? नहीं, ये फिजिकल ग्रह नहीं है। ये गणितीय बिंदु हैं जहां चांद की ऑर्बिट पृथ्वी की ऑर्बिट को काटती है। इन्हें अक्सर अप्रत्याशित घटनाओं, अचानक आने वाले बदलावों, वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता और सट्टेबाजी से जोड़ा जाता है। अच्छा, तो इनका असर खासतौर पे कहाँ दिखता है? आजकल जैसे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं या फिर क्रिप्टो करेंसीज हैं, जहां बहुत उतार चढ़ाव रहता है, वहां इनके प्रभाव की बात ज्यादा की जाती है। मतलब अचानक तेजी या अचानक गिरावट। और चांद की कलाओं का भी जिक्र होता है, न्यू मून, फुल मून, अमावस्या, पूर्णिमा। इस पर तो आपने कहा कुछ रिसर्च भी हुई है। हाँ, चंद्रमा के फेजेस एक ऐसा एरिया है जहाँ कुछ अकादमिक स्टडीज में भी दिलचस्प पैटर्न मिले हैं, जैसे अमावस्या, न्यू मून, जब चांद आसमान में नहीं दिखता। हाँ। उसे अक्सर नई शुरुआत, थोड़े आशावाद और कुछ स्टडीज के मुताबिक थोड़े बेहतर स्टॉक रिटर्न से जोड़ा जाता है। अच्छा, अमावस्या पर रिटर्न बेहतर होते हैं? कुछ स्टडीज ऐसा कहती हैं। और वहीं दूसरी तरफ पूर्णिमा, फुल मून। हाँ, पूर्णिमा पर। पूर्णिमा को अक्सर थोड़ी बढ़ी हुई इमोशनल इंटेंसिटी, ज्यादा भावनाओं का उतार चढ़ाव, थोड़ी ज्यादा वोलेटिलिटी और तुलनात्मक रूप से थोड़े कम स्टॉक रिटर्न से जोड़ा जाता है। ये आइडिया है कि चांद का जो करीब 29.5 दिन का साइकिल है, वो मार्केट सेंटिमेंट में छोटे छोटे उतार चढ़ाव ला सकता है। और वो ज्योतिषीय घर या हाउसेस क्या होते हैं, उनका क्या लेना देना है इससे? ज्योतिष में क्या होता है कि कुंडली को 12 हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें घर या भाव कहते हैं। हर घर जिंदगी के अलग अलग एरियाज को दिखाता है। ठीक है। तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में इन घरों का विश्लेषण करके इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स या पहलुओं के बारे में अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है। जैसे दूसरा घर जो है वो अक्सर पर्सनल फाइनेंस, पैसा, संपत्ति, बैंकिंग से जुड़ा होता है। अच्छा। और 8वां घर जो है वो साझा संसाधनों जैसे लोन, कर्ज, बीमा और डेरिवेटिव्स जैसे जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे जुड़ा माना जाता है। 11वां घर लाभ, इनकम और बड़े फाइनेंशियल नेटवर्क से। तो इस तरह हर घर का अपना एक मतलब निकाला जाता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत सुनने में काफी दिलचस्प लगते हैं। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? क्या ये दावे किसी कसौटी पर खरे उतरते हैं? और यहीं पर, जैसा आपने शुरू में कहा, तस्वीर थोड़ी धुंधली हो जाती है। बिल्कुल, यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। क्योंकि देखिए, एक तरफ कुछ अकादमिक स्टडीज हैं जिनके नतीजे सच में चौंकाने वाले हैं। जैसे एक स्टडी जो काफी फेमस हुई वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कुछ रिसर्चर्स की थी, युआन, जेंग और जू। उन्होंने 48 देशों के स्टॉक मार्केट डेटा को एनालाइज किया। 48 देश, काफी बड़ा सैंपल साइज है। हाँ, और उन्होंने पाया कि अमावस्या के आसपास के दिनों में जो एवरेज स्टॉक रिटर्न थे वो पूर्णिमा के आसपास के दिनों की तुलना में सालाना 3 से 5% ज्यादा थे। सालाना 3 से 5%? ये तो बहुत बड़ा अंतर है, अगर लगातार मिले तो। हाँ, और ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट था, मतलब सिर्फ तुक्का नहीं माना जा सकता था। और एक दिलचस्प बात थी कि ये असर इमर्जिंग मार्केट्स मतलब भारत जैसे विकासशील देशों के बाजारों में डेवलप्ड मार्केट्स की तुलना में ज्यादा मजबूत था। अच्छा, ये तो ध्यान देने वाली बात है। इसी तरह स्विट्जरलैंड की लॉजन यूनिवर्सिटी में एक 20 साल का एनालिसिस हुआ।
उसमें पाया गया कि सिर्फ चांद के फेजेस पर आधारित एक सिंपल से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ने ओवरऑल मार्केट रिटर्न को सालाना 3.3% से बीट किया। भारतीय बाजारों पर भी ऐसी कोई स्टडी हुई है क्या? हाँ, भारत में भी हुई है। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 के पिछले करीब 20 सालों के डेटा का एनालिसिस किया गया और उसमें भी यही पैटर्न दिखा। अमावस्या के आसपास रिटर्न पूर्णिमा के आसपास की तुलना में काफी बेहतर थे। कुछ कैलकुलेशंस के हिसाब से तो लगभग 4 गुना तक। 4 गुना? हाँ, और अगर इसे सालाना अंतर में देखें तो वो 20 से 28% तक का बताया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा है। ये आंकड़े तो अविश्वसनीय लगते हैं। S&P 500 जैसे बड़े इंडेक्स पर भी कुछ ऐसा देखा? एक फर्म है क्वांटिफाइड स्ट्रैटेजीज, उन्होंने S&P 500 पर बैक टेस्टिंग की। उनकी एक स्ट्रैटेजी थी जो पूर्णिमा के आसपास शॉर्ट करती थी या मार्केट से बाहर रहती थी। उसने सालाना 4.4% रिटर्न दिया। और दूसरी स्ट्रैटेजी जो अमावस्या के आसपास खरीदती थी, उसने 2.8% सालाना रिटर्न दिया। और अगर रिस्क को एडजस्ट करके देखें तो ये रिटर्न और भी बेहतर थे, करीब 8.8% और 5.6%। ये सब सुनकर तो लगता है कि इसमें जरूर कुछ बात है, लेकिन फिर वैज्ञानिक समुदाय में इसे लेकर इतना शक क्यों है? इसकी आलोचनाएं क्या हैं? हाँ, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि इसका कोई ज्ञात मतलब नोन फिजिकल कॉजल मैकेनिज्म नहीं है। कॉजल मैकेनिज्म मतलब ऐसा कोई तरीका या फोर्स पता नहीं है जिससे अरबों किलोमीटर्स दूर घूम रहे ग्रह यहाँ पृथ्वी पर स्टॉक मार्केट जैसी कॉम्प्लेक्स चीज को सीधे सीधे प्रभावित कर सके। गुरुत्वाकर्षण का असर वो तो बहुत ही मामूली होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक असर वो भी लगभग नगण्य है। तो फिर कैसे, ये सवाल है। और जो स्टडीज हुई हैं उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते होंगे। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा उदाहरण है शॉन कार्लसन का 1985 का फेमस डबल ब्लाइंड टेस्ट, जो नेचर जैसी प्रतिष्ठित साइंस जर्नल में छपा था। हाँ, इसके बारे में सुना है। उसमें प्रोफेशनल ज्योतिषियों को लोगों की बर्थ चार्ट्स और उनकी पर्सनालिटी प्रोफाइल्स को मैच करना था। नतीजा क्या निकला? उनकी एक्यूरेसी सिर्फ चांस लेवल जितनी थी, मतलब लगभग 33%, जैसे कोई तुक्का मार रहा हो। इस स्टडी ने ज्योतिष की प्रिडिक्टिव पावर पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। ये तो ज्योतिष के लिए बड़ा झटका रहा होगा। अच्छा, और जो मार्केट के प्रोफेशनल फोरकास्टर्स होते हैं, जो शायद ज्योतिष यूज नहीं करते, उनका रिकॉर्ड कैसा रहता है? क्या वो बाजार का सही अनुमान लगा पाते हैं? उनका रिकॉर्ड भी सच कहूं तो बहुत अच्छा नहीं है। कई स्टडीज हुई हैं जो दिखाती हैं कि प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट और मार्केट एनालिस्ट के जो पूर्वानुमान होते हैं, उनमें भी गलतियां बहुत होती हैं। अच्छा। एक स्टडी में तो एवरेज फॉरकास्ट एरर 44% तक पाए गए, और जब कोई बड़ी घटना होती है जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, तब तो लगभग सभी फेल हो जाते हैं। 2008 वाला संकट तो किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था लगभग। हाँ, बिल्कुल। उस दौरान S&P 500 के लिए जो औसत अनुमान था वो था कि मार्केट शायद 11.1% गिरेगा, लेकिन असल में गिरावट कितनी हुई? -38.5% की। जमीन आसमान का फर्क। बाप रे, इतना बड़ा अंतर। हाँ, तो ये दिखाता है कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना कितना मुश्किल है, चाहे आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करें। और फिर इन स्टडीज के साथ कुछ मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी जुड़ी होती हैं। मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे एक होता है कन्फर्मेशन बायस, मतलब हम उन भविष्यवाणियों को ज्यादा याद रखते हैं जो सही निकली, और जो गलत हुई उन्हें भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, ये तो होता है। फिर है डेटा माइनिंग का खतरा। जब आप बहुत सारे डेटा को अलग अलग तरीकों से खंगालते हैं तो संयोग से कोई ना कोई पैटर्न मिल ही जाता है जिसका असल में कोई मतलब नहीं होता। एक और बड़ी समस्या है पब्लिकेशन बायस। जिन स्टडीज में कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, जैसे ज्योतिष का कोई असर दिख गया, उनके छपने के चांस ज्यादा होते हैं, और जिन स्टडीज में कोई असर नहीं मिलता वो अक्सर पब्लिश ही नहीं हो पाती, तो हमें पूरी तस्वीर नहीं दिखती। सही बात है। और एक और पॉइंट आपने शायद बताया था, स्मॉल इफेक्ट साइज। हाँ, बिल्कुल। कभी कभी कोई चीज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट तो होती है, मतलब गणित के हिसाब से वो महज संयोग नहीं है, लेकिन उसका असर इतना छोटा होता है कि प्रैक्टिकल दुनिया में, मतलब असली ट्रेडिंग में, उसका कोई फायदा नहीं है। ब्रोकरेज और टैक्स वगैरह काट के शायद कुछ बचे ही ना। तो अगर ग्रहों का सीधा असर नहीं है, जैसा कि विज्ञान कहता है, तो फिर ये जो चांद वाली स्टडीज में कुछ कनेक्शन दिख रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है? कोई और एक्सप्लेनेशन है? हाँ, यहाँ पर साइकोलॉजी और बिहेवियरल फाइनेंस के सिद्धांत शायद कुछ रोशनी डाल सकते हैं। हम जानते हैं कि निवेशकों का मूड, उनकी भावनाएं, उनके फैसलों पर बहुत असर डालती हैं। हाँ, डर और लालच, बिल्कुल। तो अगर हम ये मान लें, हालांकि इस पर भी बहस है,
कि चांद की कलाएं या कोई और खगोलीय घटना किसी तरह बहुत सूक्ष्म तरीके से हमारे मूड या इमोशंस को प्रभावित करती है। तो ये हो सकता है कि जब लाखों करोड़ों लोगों के मूड में एक साथ हल्का सा भी बदलाव आए तो वो मार्केट में एक पैटर्न बना दे, मतलब ज्यादा लोग खरीदने लगे या बेचने लगे। तो ये ग्रहों का सीधा असर नहीं हुआ, बल्कि एक साइकोलॉजिकल लिंक हुआ। अच्छा, मतलब मूड स्विंग्स के जरिए असर पड़ सकता है। और वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वाली बात भी तो है, स्वयं पूर्ण भविष्यवाणी। अरे हाँ, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है इसमें। सोचिए, अगर मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स ये मानने लगे कि फलां ज्योतिषीय योग बन रहा है इसलिए मार्केट गिरेगा, हाँ, और इस विश्वास के आधार पर वो सब बेचना शुरू कर दे, तो मार्केट गिरी जाएगा। बिल्कुल, उनके बेचने की वजह से ही मार्केट गिर जाएगा। इसके लिए ज्योतिष का सही होना जरूरी ही नहीं है, बस काफी सारे लोगों का उस पर यकीन करना ही काफी है। मार्केट काफी हद तक वो करता है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो करने वाला है। ये तो बड़ा दिलचस्प पहलू है। और क्या ऐसा भी है कि इसका असर हर जगह एक जैसा नहीं होता? मतलब कुछ कल्चर्स में या कुछ मार्केट्स में ज्यादा असर दिखता हो? हाँ, कुछ स्टडीज से ऐसे संकेत मिले हैं। जैसे वो चांद वाले असर की बात हमने की, वो इमर्जिंग मार्केट्स में खासकर एशियाई देशों में ज्यादा स्ट्रांग पाया गया। अच्छा, एशिया में क्यों? शायद इसलिए कि इन कल्चर्स में ज्योतिष और पारंपरिक मान्यताओं की जड़ें ज्यादा गहरी हैं। लोग शायद इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये भी हो सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब आम छोटे निवेशक, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी बड़े फंड्स वगैरह की तुलना में इन भावनाओं से ज्यादा प्रभावित होते हों। ये भी मुमकिन है। लेकिन देखिए, इतने सारे वैज्ञानिक सवाल हैं, इतनी आलोचनाएं हैं, फिर भी ये इंडस्ट्री फल फूल रही है। आपने शुरू में बताया अरबों डॉलर का मार्केट है। हाँ, ये एक विरोधाभास जैसा लगता है, पर सच है। बिजनेस के लिहाज से ये बेहद कामयाब है। ग्लोबल ज्योतिष मार्केट का साइज 2024 में लगभग $4 बिलियन का है और ये बढ़ रहा है। $4 बिलियन? हाँ, और अगले साल तक ये $4.75 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। और भारत में तो अगर हम पूजा पाठ और बाकी सब मिला दें तो कुछ अनुमान तो इसे $35 बिलियन तक का बताते हैं। जाहिर है इसका छोटा सा हिस्सा ही फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का होगा, पर डिमांड तो साफ दिखती है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी भी इसमें घुस गई है। निश्चित रूप से फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी टेक सैवी हो गई है। अब AI पावर्ड प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल डेटा का विश्लेषण करते हैं। AI का इस्तेमाल कैसे? वो ग्रहों की स्थिति, उनके एंगल्स, पुराने मार्केट डेटा, इन सब को मिलाकर पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर ग्रहों के साइकिल्स के आधार पर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सिस्टम बनाने की भी कोशिशें हो रही हैं। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग ज्योतिष के आधार पे? हाँ, और मोबाइल ऐप्स तो हैं ही जो रियल टाइम में ज्योतिषी सलाह या इंडिकेटर्स देने का दावा करते हैं। इसे ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर के साथ भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि बड़े खिलाड़ी जैसे हेज फंड्स या प्रोफेशनल एनालिस्ट वो भी इसका इस्तेमाल करते होंगे, भले ही चुपचाप? देखिए, ऐसी बातें और अफवाहें तो हमेशा सुनने में आती हैं। कहा जाता है कि कुछ हेज फंड मैनेजर्स और एनालिस्ट पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ ज्योतिषीय चक्रों को भी एक एडिशनल इनपुट की तरह देखते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि HSBC जैसे बड़े बैंक के एक पूर्व चीफ टेक्निकल एनालिस्ट थे, रॉबिन ग्रिफिथ्स। उन्होंने भी एक बार पब्लिकली कहा था कि कुछ ज्योतिषीय चीजें काम करती हैं। अरे वाह! लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग इसे सच में गंभीरता से लेते हैं और कितना ये बस एक एक्स्ट्रा टूल की तरह है उनके लिए। शायद ज्यादातर लोग इसे मुख्य आधार नहीं बनाते होंगे। लेकिन वो वैज्ञानिक आपत्तियां तो अपनी जगह कायम है, उन्हें कैसे नजरअंदाज करें? बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हम संक्षेप में दोहराएं तो मुख्य साइंटिफिक चैलेंज क्या हैं? पहला, कॉजल मैकेनिज्म की कमी। कोई ज्ञात भौतिक नियम नहीं है जो ग्रहों को स्टॉक की कीमतों से जोड़ता हो। ठीक। दूसरा, दूरी। ग्रह इतने दूर हैं कि उनका गुरुत्वाकर्षण या कोई और प्रभाव यहाँ मार्केट पर असर डालने के लिए बहुत ही कमजोर है। हाँ। तीसरा, चेरी पिकिंग, मतलब सिर्फ सफल भविष्यवाणियों को चुन लेना और विफलताओं को भूल जाना। और चौथा, रेप्लिकेबिलिटी की कमी, यानी अलग अलग स्टडीज में अक्सर अलग अलग या उल्टे नतीजे मिलते हैं, एक रूपता नहीं है। और प्रैक्टिकल लेवल पर भी तो दिक्कतें होंगी, आज का मार्केट इतना कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल सही कहा। आज के मॉडर्न मार्केट अविश्वसनीय रूप से जटिल है। यहाँ सिर्फ ग्रह नक्षत्र नहीं चल रहे, इंटरेस्ट रेट्स हैं, इन्फ्लेशन है,
जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, कंपनियों के रिजल्ट्स हैं, सरकारी नीतियां हैं, हाँ, कितने सारे फैक्टर्स हैं। और सबसे बढ़कर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स हैं जो सेकंड के 1000वें हिस्से में ट्रेड करते हैं। इन सब चीजों का प्रभाव इतना जबरदस्त होता है कि अगर ज्योतिष का कोई हल्का फुल्का असर होता भी हो तो वो शायद इन बड़े फैक्टर्स के शोर में कहीं खो जाता है। ज्योतिष अगर काम करता भी है तो शायद पूरी तस्वीर का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा ही बता सकता है, अगर बता सकता है तो। अच्छा, क्या इतिहास की कुछ बड़ी मार्केट घटनाओं को ज्योतिषीय पैटर्न से जोड़ने की कोशिशें हुई हैं, जैसे 2008 का संकट या 87 का क्रैश? हाँ, रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब घटना होने के बाद कुछ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर्स ने ऐसा एनालिसिस किया है। जैसे 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसे शनि और यूरेनस के बीच बने एक तनावपूर्ण कोण, जिसे ऑपोजिशन कहते हैं, उससे जोड़ा गया। कहा जाता है कि ये योग ऐतिहासिक रूप से आर्थिक अस्थिरता लाता है। अच्छा, और 1987 का ब्लैक मंडे? उस समय भी यूरेनस और शनि की कुछ खास एक्टिविटी बताई जाती है। फिर जो .com बबल बना और फूटा, उसे प्लूटो ग्रह के धनु राशि से मकर राशि में जाने से जोड़ा गया। और हाल ही में 2020 में जब कोरोना महामारी के कारण मार्केट में भारी उथल-पुथल हुई थी, उसे मंगल ग्रह के मेष राशि में काफी लंबे समय तक रहने से जोड़ा गया। लेकिन क्या ये विश्लेषण भरोसे के लायक माने जा सकते हैं, या ये बस घटना हो जाने के बाद कहानी गढ़ने जैसा है? मतलब पीछा देखकर तो कोई भी पैटर्न ढूंढ सकता है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी समस्या है इसमें। इन कोरिलेशंस की वैलिडिटी जांचना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो जैसा मैंने कहा, ये एनालिसिस अक्सर घटना के बाद होता है। हाँ। दूसरी बात, जो भविष्यवाणी अगर पहले की भी जाती हैं, वो अक्सर बहुत वेग मतलब अस्पष्ट होती हैं। उनमें कोई सटीक तारीख या लेवल नहीं बताया जाता, तो बाद में कहना आसान होता है कि हाँ, हमने तो कहा था। सही है। तीसरी बात, एक ही ज्योतिषीय घटना की कई अलग-अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। और चौथी, वही चेरी पिकिंग वाली बात, जो दावे सही लगते हैं उन्हें खूब उछाला जाता है, जो गलत होते हैं उन्हें भुला दिया जाता है। और एक सर्वाइवरशिप बायस भी होता है। सर्वाइवरशिप बायस वो क्या है? मतलब जो ज्योतिषी लगातार गलत साबित होते रहते हैं, वो धीरे धीरे सीन से गायब हो जाते हैं। हमें सिर्फ वही दिखते रहते हैं जो या तो संयोग से सही निकलें या जिनकी भविष्यवाणियां इतनी गोलमोल थीं कि उन्हें सही माना जा सके। ये सारे पॉइंट्स तो सोचने वाले हैं। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो क्या कह सकते हैं? ये तो साफ है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही पेचीदा पहेली है। इसके पक्ष में भी कुछ बातें हैं, विपक्ष में भी बहुत कुछ है। हाँ बिल्कुल, अगर हम मेन टेकअवेज देखें तो कुछ चीजें साफ हैं। पहला, सबूत मिले जुले हैं। कुछ एकेडमिक स्टडीज में स्टैटिस्टिकल पैटर्न दिखे हैं, खासकर चांद की कलाओं के साथ, लेकिन ये नतीजे हमेशा एक जैसे नहीं होते और इनके पीछे का साइंटिफिक कारण क्लियर नहीं है। ठीक है। दूसरा, साइकोलॉजी की भूमिका अहम लगती है। अगर कोई असर है भी तो वो शायद सीधे ग्रहों की वजह से नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान, कलेक्टिव सेंटिमेंट और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज के जरिए काम करता है। हाँ, ये मुमकिन लगता है। तीसरा, कल्चरल असर दिखता है। ये प्रभाव शायद कुछ संस्कृतियों और इमर्जिंग मार्केट्स में ज्यादा है, जहां पारंपरिक मान्यताओं का ज्यादा जोर है। चौथा, बिजनेस सक्सेस। वैज्ञानिक आलोचनाओं के बावजूद ये एक बड़ा और बढ़ता हुआ मार्केट है, जो दिखाता है कि लोगों में इसकी डिमांड है। और पांचवा ये कि आजकल शायद ज्यादातर सीरियस प्रैक्टिशनर्स इसे एकमात्र आधार नहीं बनाते। वो इसे ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ एक एडिशनल टूल, एक पूरक साधन की तरह देखते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स तस्वीर है जिसके कई पहलू हैं, और जाते जाते एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल ज्योतिषी डेटा के विश्लेषण में भी बढ़ रहा है। हाँ, ये नया ट्रेंड है। कुछ लोग तो ग्रहों की पोजीशन और ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स को मिलाकर स्टॉक मार्केट में 99% तक की सटीकता का दावा कर रहे हैं। हालांकि मैं कहूंगा कि ऐसे किसी भी दावे को बहुत ज्यादा शक की नजर से देखना चाहिए। बिल्कुल, 99% तो अविश्वसनीय लगता है। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या ये नई टेक्नोलॉजी, ये AI और मशीन लर्निंग भविष्य में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को एक नई तरह की लेजिटिमेसी या ताकत दे पाएंगी, या फिर ये सिर्फ अनिश्चित भविष्य में पैटर्न ढूंढने और किसी तरह का नियंत्रण पाने की हमारी जो सदियों पुरानी मानवीय इच्छा है, उसी का एक नया हाईटेक अवतार है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए। तो इसी सवाल के साथ आज इस दिलचस्प
और थोड़े विवादास्पद विषय की गहराई में उतरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है इस चर्चा से हमारे श्रोताओं को इस विषय पर एक बैलेंस्ड, एक संतुलित नजरिया बनाने में मदद मिली होगी। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोजाना मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग सेटअप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली ट्रेडिंग सेशन में।